welcome to King Classes. I am Kumari Seema. Today I am going to teach you next topic from French Revolution chapter. Next topic is topic 2, the outbreak of revolution. So under this topic you will come to know that how the people of France revolted. They started revolting against monarchy system. In last video you studied that how their mindset have changed. They wanted that by birth privilege should be ended in France and it should be based on the merit. So mindset was changed and people were suffering a lot because they were struggling to survive. Means उनके subsistence crisis जो थे, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में. subsistence crisis की situation आ गई थी. It means जो basic needs होती हैं वो भी उनकी जो बेसिक ज़रूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी. जो रोटी कपड़ा और मकान होता है, वहाँ का स्टेपल फूड ब्रेड होता है और जो ब्रेड था वो काफ़ी महंगा हो गया था. तो ये और उसके बाद सरकारी खजाना खाली था, जिसके वजह से लुइस 16 प्लान कर रहे थे कि एम्प्टी ट्रेजरी को भरने के लिए टैक्स को बढ़ाया जाए. तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे. तो इधर राजा सोच रहे हैं कि कैसे टैक्स को बढ़ाया जाए. इधर जो पब्लिक है, जो सिटीजन है, उसका माइंड सेटअप चेंज हो रहा है. वो जो बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता है नोबल्स को, क्लर्जी को और मोनार्की सिस्टम के खिलाफ वो सोचने लगे थे और वो चाहते थे कि जो भी प्रिविलेज मिले वो मेरिट बेस पे मिले. तो माइंड सेटअप चेंज होना वो भी रिवोल्ट का एक कारण था. ऊपर से वो लोग सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी रीज़न था कि रिवोल्ट क्यों किया उन्होंने. तो इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि क्या बातें थी जिसकी वजह से लोगों ने रिवोल्ट किया और किस तरह से मोनार्की सिस्टम का एंड होने वाला था. तो हम लोग पढ़े कि फ्रांस के राजा लुइस 16 जो थे वो सरकारी खजाने को भरने के लिए और कर्ज को चुकाने के लिए बाकी देश जो 10% वो लोग इंटरेस्ट लगा दिए थे और उससे कर्ज वापस मांग रहे थे. तो जो कर्ज था उसको चुकाने के लिए खजाने में कोई संपत्ति नहीं थी, तो उसके लिए उन्होंने प्लान किया कि टैक्स को बढ़ाया जाए. लेकिन राजा को ये अकेले अधिकार नहीं था कि वो टैक्स को बढ़ा सके. इसके लिए एक कानून था कि उनको स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी. स्टेट जनरल्स क्या होता था, एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें तीनों स्टेट के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों स्टेट के लोग जो थे रिप्रेजेंटेटिव अपने भेजते थे उसमें, और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते थे, किसी भी प्रपोजल को पास करते थे अपना वोट दे करके. तो अब इस बार प्रपोजल था टैक्स को बढ़ाने का. तो टैक्स बढ़ाने का जो प्रपोजल था उसके लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई लुइस 16 ने. तो लुइस 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, सेकेंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव आए और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव आए, जिसमें पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स लोग ही थे. वेमेन को, पेजेंट्स को, आर्टिसंस को मना कर दिया गया था, उनको रोक दिया गया था मीटिंग में जाने के लिए. तो स्कॉलर्स आए थे लेकिन ये लोग, वेमेन नहीं गई थी, पेजेंट्स और आर्टिसंस नहीं गए थे, लेकिन उनके डिमांड्स और उनके ग्रीवेंसेज जो थे वो 40,000 डिमांड जो था ये लोग लेकर गए थे. थर्ड स्टेट के जो लोग थे, स्कॉलर्स जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव बनकर जो गए थे स्टेट जनरल्स की मीटिंग में, वो लोग गए थे. और मीटिंग कुछ इस तरह से हो रही थी कि फर्स्ट स्टेट के लोग बैठे हुए थे और सेकेंड स्टेट के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बैठे हुए थे और थर्ड स्टेट के लोग पीछे खड़े रहते थे, क्योंकि सोसाइटी में भी वो गरीब थे और उनको बहुत तरह से क्रश किया जा रहा था. तो वो नोबल्स और क्लर्जी के इक्वल में बैठ नहीं सकते थे. और पहले क्या अरेंजमेंट थी, वोटिंग किस तरह से होती थी. वोटिंग जो होती थी स्टेट जनरल की, उसमें स्टेट वाइज गिनती होती थी वोट की, यानी फर्स्ट स्टेट का एक, सेकेंड स्टेट का और उसके बाद थर्ड स्टेट का. लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने ये डिमांड रखी कि जो वोटिंग होगी वो एज अ होल वोटिंग होगी और उस वोटिंग में पर वोट का वैल्यू 1 वोट होगा. जैसे पता है ना रिपब्लिक कंट्रीज में. तो इन्होंने इस तरह से रूसों के आइडिया को, जो रूसों ने अपने बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आइडिया दिया था, उस आइडिया से वो लोग इन्फ्लुएंस थे और पढ़े लिखे लोग ही आए थे रिप्रेजेंटेटिव बनकर थर्ड स्टेट के तरफ से. तो उन लोगों ने ये डिमांड रखी कि जो वोटिंग होगी इस बार वो एज अ होल होगी, स्टेट वाइज नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट की अगर वोटों की गिनती हो जाए 2 तो वो तो पहले ही जीत गए ना, और थर्ड स्टेट तो अकेला ही पड़ गया. लेकिन अगर एज अ होल हो तो टोटल 600 इधर से थे, थर्ड स्टेट से थे, और वो उधर भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे. तो हो सकता है कि थर्ड स्टेट की डिमांड को ही मेजॉरिटी मिल जाए. तो टैक्स का जो प्रपोजल था उसमें और कुछ डिमांड्स भी थे उनके. तो इस तरह से इन्होंने एज अ होल वोटिंग करने की डिमांड रखी, लेकिन किंग रिफ्यूज कर गए.
राजा ने इस डिमांड को नहीं माना, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग काफ़ी गुस्से में आ गए और वो तभी वहीं से वर्साइल से निकल गए। वर्साइल में मीटिंग अरेंज हुई थी और वहाँ पे जो होस्ट थे उन लोगों ने मीटिंग अरेंज की थी स्टेट जनरल की। तो वहाँ से ये लोग थर्ड स्टेट के लोग निकल गए और वो टेनिस कोर्ट जो था इनलैंड मीन्स जो इंडोर गेम्स होता है ना, टेनिस कोर्ट में ये लोग इकट्ठा हो गए। और वहाँ उन्होंने इकट्ठा होने के बाद 28 जून को उन लोगों ने कसम खाई कि हम तब तक यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट ना कर लें। और उन्होंने वहाँ पर नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों को उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में डिक्लेयर कर दिया और कहा कि यही जो है नेशनल असेंबली, और ये फ्रांस की बातों स्पोक्समैन, वो फ्रेंच पीपल के स्पोक्समैन बन गए। और इस तरह से उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू किया। उनकी मदद की नोबल्स और क्लर्जी ने, जिसमें दो नाम आता है, मिराबो और एबेसिस का। मिराबो जो थे वो नोबल थे, लेकिन वो कुछ इस तरह से कन्विंस थे कि जो सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम है और बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलता है नोबल्स को फ्यूडल सिस्टम में, और किस तरह से वो लोग पीजेंट्स को, छोटे छोटे किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे टैक्स लेते हैं, तो वो फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट में थे। और उन्होंने एक मैगजीन भी निकाली थी, जर्नल निकाला उन्होंने फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट में। और उन्होंने इन लोगों की मदद की। जो भीड़ इकट्ठा थी, जो नेशनल वर्साइल में जो भीड़ इकट्ठा थी, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी पावरफुल स्पीचेस दिए जिससे लोग मोटिवेट हो सकें फ्यूडल सिस्टम को एंड करने के लिए। वो और एक थे पृष्ठ थे, वो माय बर्थ क्या थे, पृष्ठ थे बेसिकली, वो एबेसिस थे। उन्होंने भी इन लोगों का सपोर्ट किया। उन्होंने क्या किया कि एक पैम्पलेट तैयार किया, पैम्पलेट उन्होंने लिखा जिसपे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट उन्होंने लिखा और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की कि थर्ड स्टेट के लोग ही जो है वो मेन है और उनका बहुत अहम योगदान है फ्रांस में। तो इसलिए इस तरह से नोबल्स और क्लर्जी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया इनको, थर्ड स्टेट के लोगों को। जो भीड़ इकट्ठा थी लगातार वो स्पीच देते थे और उन लोगों को मोटिवेट करते थे, तो इससे थर्ड स्टेट के लोगों की हिम्मत और बढ़ी। और उधर क्या था, नेशनल असेंबली जो थी वो बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, क्योंकि उन्हें संविधान तो बनाना ही था। उन्होंने कसम खा ली थी कि यहाँ से जब तक संविधान कंप्लीट नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। दूसरी बात करते हैं फ्रांस की, फ्रांस के लोगों की बात करते हैं। इसी सेम टाइम में ये सब बातें थी। 28 जून को वो लोग इकट्ठा हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए और उन्होंने कसम खाई कि अब हम यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन न लिख ले। और उधर वही जून जुलाई के आसपास की ही बात है जब फ्रांस में क्या था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी जिससे फसल बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद होने से क्या हुआ कि अनाज का दाम काफ़ी बढ़ गया। अनाज ग्रेन्स का दाम बढ़ने से क्या हो गया, ब्रेड का भी दाम बढ़ गया। और ऐसे मौके का फायदा उठा रहे थे बेकर्स जो ब्रेड को बेक करते हैं। और बेकरी के बाहर में औरतें लंबी कतार में खड़ी रहती थी ब्रेड खरीदने के लिए, काफ़ी महंगा मिलता था फिर भी। और बेकर्स क्या करते थे, वो होर्डिंग करते थे। होर्डिंग में काला बाजारी, जब क्या करते हैं कि उसको छिपा कर रख देते हैं, प्रोडक्ट को छिपा के रख देते हैं और जब लोगों जानते हैं कि लोगों की ज़रूरत है, लोग तो खरीदने आएंगे ही, उनको महंगे दामों में बेचते हैं। तो लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद औरतों को काफ़ी गुस्सा आ जाता था कभी कभी, और वो लोग क्या करती थी, शॉप पे अटैक कर देती थी और वहाँ से ब्रेड्स को लूट लेती थी और लेकर घर जाते। तो लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था उस समय। और जब उसी समय क्या हुआ कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया आप लोगों को 14 जुलाई 1789, उस समय क्या हुआ कि किंग ने अपने ट्रूप्स भेजे, अपने सैनिक भेजे थे फ्रांस में। कुछ ऐसी बातें थी तो र्यूमर क्या फैल गया, गांव से गांव ये र्यूमर फैलने लगा कि जो राजा हैं उन्होंने अपने मैनर्स जो क्या होते थे, एक तरह का स्टेट होता था जिसमें बड़े बड़े ज़मीन के जो मालिक होते थे वो मेंबर्स होते थे और उनके लोग होते थे। तो उन्हें ये अफवाह क्या फैली कि जो मैनर्स हैं वो अपने आदमियों को भेजे हैं गांव में पकी हुई फसल को, जो राइप क्रॉप होता है, उसको बर्बाद करने के लिए। तो गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो क्या करने लगे, उन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। सारे रास्ते ब्लॉक करने के बाद उनके अंदर इतना गुस्सा था कि वो नोबल्स के घर और नोबल से रिलेटेड और राजा की फैमिली से रिलेटेड या रिलेटिव से मीन्स जो बिलोंगिंग थे किंग के और नोबल्स के, उनके बिल्डिंग्स पे ये लोग अटैक करने लगे।
ये लोग जो रेसिडेंट्स थे उस पर अटैक करने लगे और अटैक करके इन्होंने काफ़ी लूटपाट मचाया। जो अनाज इनके पास स्टोर रहता था उसको इन लोगों ने लूट लिया। और जो रिकॉर्ड्स होते थे मेंटेन, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि किसने किस जमीन कितनों का कितना बकाया है, किस जमीन पे किसी ने खेती की है तो रेंट नहीं दिया है, तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते थे उस रिकॉर्ड बुक को भी इन्होंने नष्ट कर दिया। तो लोग इतने गुस्से में थे। और उसके बाद यही कहानी शुरू में ही मैंने बताया था आप लोगों को, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि बास्तिल पे लोगों ने अटैक किया। लोगों ने एक तरह का ट्रुप बनाया और वेपन्स को लूटने के लिए उन्होंने बास्तिल पे अटैक किया था और प्रिजनर्स को वहां से रिलीज करवाया था। तो यही बात थी। और इस तरह से जो था रिवोल्ट या रिवॉल्यूशन लोगों ने कर दिया फ्रांस में। इस तरह से क्रांति आ गई। तो इसी टॉपिक में यही आप लोगों को पढ़ना है। और फिर क्या हुआ कि राजा ने अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो संविधान इस तरह का बनना था जिसमें मोनार्क के पावर को लिमिट करना था। तब इतना रिवोल्ट देख करके राजा को समझ में आया कि अब लोग कंट्रोल होने वाले नहीं हैं, अब इनकी बातों को मानना ही पड़ेगा। तो राजा ने सोचा और उसने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, मैं जो हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर को मेरे लिमिट किया गया है मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही राजा काम करेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि और उसके बाद 4 अगस्त 1789 को राजा ने एक्सेप्ट कर लिया। जब राजा एक्सेप्ट कर लिया तो फिर नोबल्स और क्लर्जी को भी ज़्यादा अधिकार नहीं। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिक्री पास किया। डिक्री में से एक तरह का कानून जिसमें क्लर्जी के प्रिविलेज जो थे उसको समाप्त कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। अब वो जमीन, बड़ी बड़ी जमीन उनके अंडर में नहीं रह सकती थी। चर्च के अंडर में जितनी भी जमीन थी उसको क्या कर दिया गया, उस जमीन को बांट दिया गया, वहाँ पे ऑफिसेस खोले गए और इस तरह से जमीन रिलीज हो गया, लोगों को भी जमीन मिले। तो चर्च के अंडर में वो अब जमीन नहीं रहेगा, वो सबकी संपत्ति होगी। और जो कितने नोबल्स जो थे, जब अटैक किया था लोगों ने नोबल्स के घरों पर, तो कितने नोबल्स जो थे वो उसी टाइम अपने नेबरिंग कंट्रीज में भाग गए थे, वो अपने घर को छोड़ दिए उन्होंने। तो बहुत सारे नोबल्स तो पहले ही यहाँ से भाग गए थे जब लोग अटैक कर रहे थे गुस्से में। और जिस समय अफवाह फैली थी कि राजा ने जो ट्रुप भेजा है वो फसल को बर्बाद करने के लिए मैनर ने अपने लोगों को भेजा है, तो इसलिए नोबल्स की भी प्रिविलेज को, और इस डिक्री में कानून बन गया ये कि अब टाइथ जो था, टैक्स जो था, उसको भी खत्म कर दिया गया इस डिक्री के अंतर्गत। और अब टैक्स नहीं देंगे, पीजेंट्स टैक्स नहीं देंगे, अब कोई किसान टैक्स नहीं देगा। तो एक तरह से नोबल्स और क्लर्जी के प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया। कितने नोबल्स तो फ्रांस से निकलकर दूसरे देश में चले गए थे, अपने पड़ोसी देशों में, क्योंकि लोगों का काफ़ी गुस्सा था, लोग उनको मार भी सकते थे, इसलिए उनको घर छोड़ के भागना पड़ा था। तो ये डिक्री थी। इसमें इस कानून का फायदा ये हुआ, जो डिक्री हुई जिसमें लैंड को रिलीज किया गया, टाइथ को खत्म किया गया, जो टैक्स थे, तो इससे इनकम हुई 2 बिलियन लीवर्स की। This was all about the topic, the outbreak of the revolution. In next video, I will teach you France becomes a constitutional monarchy. Next video में आप जानेंगे कि किस तरह से फ्रांस जो था अब मोनार्की न रह के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। थैंक यू।